हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप थर्मोडायनेमिक्स का आप पूरा सीरीज देख रहे हैं। तो आज हम कैलकुलेट, लास्ट टॉपिक में हमने एंट्रोपी के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज एंट्रोपी एंड हाउ इट कैन बी डेल्ट विद। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी देखा जाए तो हमको पता है कि एंट्रोपी यानी पूरा यहाँ यूनिवर्स, सिस्टम और सराउंडिंग से बना हुआ है। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी वो होता है एंट्रोपी सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दोनों के बारे में देखना होता है। मैं धीरे धीरे करके हर एक पॉइंट पे आऊंगा। एंट्रोपी चेंज जो होता है वो सिस्टम का कितना चेंज हुआ है और सराउंडिंग का कितना चेंज हुआ है, तो मिलके टोटल चेंज इन एंट्रोपी होता है। यानी एंट्रोपी जब भी हम निकालते हैं सिर्फ सिस्टम का या सराउंडिंग का नहीं देखा जाता, दोनों का मिलाकर देखा जाता है। समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे करके हम बढ़ेंगे उन सभी चीजों पे, पर इससे कुछ कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, अगर डेल्टा एस टोटल सिस्टम और सराउंडिंग का मिलाकर 0 है, कहने का मतलब पॉजिटिव है, तो वो प्रोसेस कैसा है? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस, सर स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? कि वो खुद ही होगा। जैसे मान लीजिए ये चौक को ऊपर से छोड़ा तो खुद ही नीचे गिर रहा है, इसको नीचे कोई दूसरा कोई नहीं कर रहा है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जैसे मान लो दो चीजों को मैंने क्या किया, सब्सटेंसेस को मिक्स किया और रिएक्शन खुद ही हो, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मान लो दो चीजों को मिक्स करने के बाद रिएक्शन खुद नहीं हो रहा है, उसको हीट करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल एजेंट देना पड़ रहा है, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या लगता है? डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इफ एंड दीज प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल ऑल्सो। अगर डेल्टा एस टोटल जो है लेस देन 0 है, दैट इज नेगेटिव है, तो प्रोसेस क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और डेल्टा एस क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम। ये दोनों क्या है? इक्विलिब्रियम में है, दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल है। और एक इसके लिए होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। ये जो कंडीशन है जो आपको याद रखनी है कि 0 आए तो क्या, ग्रेटर देन 0 आया तो क्या, लेस देन 0 आया तो क्या। जैसे मान लीजिए ये चौक नीचे गिर गया, इसको उठाने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंट मुझे फोर्स की जरूरत है ना। मैंने चौक को उठाया नीचे से, तो एक एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत है, और ये एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? लगेगा तो ही होगा, यानी क्या बोलते हैं, प्रोसेस कंप्लीट होगा, इजंट इट? तो चौक को नीचे से ऊपर उठाने के लिए कोई फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो कई बार रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए उसको हीट करना पड़ेगा, उसको प्रेशर देना पड़ेगा, इजंट इट? तो ये जो एक्सटर्नल एजेंट्स जब काम करते हैं तो उसको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। तो जो नेचुरली हो जाते हैं, तो नेचुरल प्रोसेसेस आर नोन एज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस यानी जो नेचुरली खुद ब खुद होंगे, तो उनको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोला जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं? ये इतना पार्ट लिख सकते हैं। अभी आते हैं डेल्टा एस सिस्टम की तरफ। एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम। एक्चुअली एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम क्या होता है? इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन dq रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। dq रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, और ये जब टेम्परेचर कहां से कहां जाएगा? T इनिशियल से T फाइनल तक। T इनिशियल से T फाइनल तक dq रिवर्सिबल अपॉन T आता है। सर फिर क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा एस सिस्टम नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल भी है, देखिए जो एंट्रोपी है वो स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए इरिवर्सिबल कोई प्रोसेस होगा तो फिर कैसे फाइंड करें? मैं एक मानूंगा कि जो प्रोसेस हुआ है
इमेजिनरी, T1 अपॉन T2 इमेजिनरी क्या होगा, मैं मानूंगा कि ये इरिवर्सिबल हो गया है। तो जो रिवर्सिबल हो, लिखते समय टेक्स्ट बुक्स में ऐसे लिखा जाता है, प्रोसेस रिवर्सिबल हो या प्रोसेस इरिवर्सिबल हो। फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, dq रिवर्सिबल अपॉन डेल्टा, dq रिवर्सिबल अपॉन t, एक ही ये है हमारे पास फॉर्मूला। तो सिस्टम का अगर एंट्रोपी निकालना है तो dq रिवर्सिबल अपॉन t, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी यही लगाना है। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन यानी क्या, ये इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। तो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, हम क्या करेंगे, फॉर्मूला एक ही लगाने वाले हैं, इजंट इट। तो मान लीजिए A to B ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस था, तो मैं मानूंगा, एक इमेजिनरी पाथ बनाऊंगा कि A to B ये रिवर्सिबल है, और मैं क्या करूंगा, एंट्रोपी फाइंड करूंगा। पर ये क्योंकि स्टेट फंक्शन है, ये तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे ही डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा। तो इसका कुछ भी नहीं करना, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, वी आर हैविंग ओनली वन फॉर्मूला। तो आप लोग क्या करें, स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लें, तो फिर मैं आगे बताता हूं। आइए देखते हैं एक्चुअल इसका फॉर्मूला क्या आएगा। देखिए मुझे फर्स्ट लॉ से पता है कि du इक्वल टू dq प्लस dw होता है, du इक्वल टू dq प्लस dw होता है। अभी dq का वैल्यू क्या होगा, du माइनस dw। तो मैं डेल्टा एस सिस्टम को मैं क्या लगाऊंगा, dq के जगह du माइनस dw अपॉन t फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी du क्या होता है, आपको पता है कि n cv डेल्टा t चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन t फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल, ये फॉर्मूला होता है। माइनस वर्क डन क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी, आपको तो पता ही है, अपॉन टी, टी इनिशियल टू टी फाइनल। समझ में आ रहा है? उसके बाद P को हम लोग क्या लगा सकते हैं, P अपॉन टी को, यहां dV है ना, तो PV इक्वल टू nRT होता है, इजंट इट। तो P अपॉन टी की वैल्यू क्या होगी, nr अपॉन v, इजंट इट। तो यहाँ nr अपॉन v आएगा, तो यहां पर ncv 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या आता है, आपको पता है, 1 अपॉन टी का log t आएगा, t इनिशियल से t फाइनल तक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी होगा nr p अपॉन टी की वैल्यू nr अपॉन v, तो dv अपॉन v आएगा, v इनिशियल से v फाइनल। अभी लिमिट्स वॉल्यूम में लगेंगे, इजंट इट। nr dv अपॉन v, तो यहां पर लिखा जाएगा nr cv, यहां पर लगाएंगे log t फाइनल अपॉन t इनिशियल, माइनस करेंगे ना, t फाइनल माइनस t इनिशियल, तो log में न्यूमरेटर अपॉन t फाइनल अपॉन अपर लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगा, प्लस यहां पर और क्या लगा सकते हैं, nr 1 अपॉन v को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन v का भी log v आएगा, तो log v फाइनल अपॉन v इनिशियल। तो ये फॉर्मूला आता है आपके लिए, मेन ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा एस सिस्टम क्या होता है, इट इज ncv log, इतना काम में डेरिवेशन नहीं आता है, पर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, t फाइनल अपॉन t इनिशियल प्लस nr log v फाइनल अपॉन v इनिशियल, v फाइनल अपॉन v इनिशियल। अच्छा, इसको अगर प्रेशर में लिखना होगा तो प्रेशर में कैसे लिखेंगे, ncv log t, t फाइनल अपॉन t इनिशियल। अच्छा, यहाँ cv की जगह cp आएगा, फिर यहां cv की जगह क्या आएगा, ये फॉर्मूला है, और cp log t फाइनल अपॉन t इनिशियल प्लस nr log p फाइनल अपॉन p इनिशियल,
P इनिशियल अपॉन P फाइनल होगा, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं दोनों जो आपको याद रखने हैं। ये क्या है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। आपके लिए ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है वॉल्यूम में और एक है प्रेशर में। समझ में आ रहा है? अभी देखिए हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। अलग अलग प्रोसेसेस में क्या होगा, पहला है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक में देखिए P इनिशियल और P फाइनल दोनों सेम होंगे तो कट हो जाएंगे, तो log 1 0 होता है तो ये पूरा कट हो जाएगा। तो आइसोबारिक के लिए डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, NCP log T फाइनल अपॉन T इनिशियल। फिर नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम में अभी वॉल्यूम सेम होगा, तो वॉल्यूम सेम है तो V इनिशियल और V फाइनल कट हो जाएंगे, तो ये पूरा कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, NCV log T फाइनल अपॉन T इनिशियल। फिर नेक्स्ट क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर सेम होगा तो T फाइनल T वाला टर्म कट हो जाएगा, तो यहां डेल्टा एस सिस्टम क्या बचेगा, वो बचेगा NR log V फाइनल अपॉन V इनिशियल या NR log P इनिशियल अपॉन P फाइनल। और एडियाबैटिक में तो सब कुछ चेंज होगा, तो एडियाबैटिक के लिए तो यही फॉर्मूलाज आएंगे, इसके नीचे आप एडियाबैटिक लिख सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन है चेंज इन एंट्रोपी का। आपके लिए फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, समझ के लिखने हैं कि किस में क्या चेंज आता है। तो चेंज इन एंट्रोपी इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। आप स्क्रीन पॉज करके पूरा डेरिवेशन चाहिए तो लिख लें, या फॉर्मूला तो 101% लिखने ही हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए कि अगर मैंने आपको बोला कि अगर रिएक्शन हो तो एंट्रोपी सिस्टम की कैसे चेंज करते हैं, यानी कैलकुलेट करते हैं, उसके फॉर्मूला निकालें। सेकेंड में क्या होता है कि सेकेंड में मान लीजिए कि फेज चेंज हो गया। फेज समझते हो ना, कि सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैसियस होगा। तो अगर फेज चेंज होता है, जैसे मान लीजिए एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन बोला जाता है। फ्यूजन यानी क्या, अगर मान लीजिए एक मटेरियल था A जो कि सॉलिड में था, वो B में कन्वर्ट हो गया जो कि एक लिक्विड में है, तो इसको बोलते हैं फ्यूजन। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन में इसकी एंथैल्पी पता होगी कि सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए उसको कितनी हीट लगी है, isn't it? What is enthalpy? It is a heat प्रोड्यूस्ड, डोनेटेड, एक्सेप्टेड, इसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज, कि कितनी हीट दी गई, कितनी हीट ली गई, उसको एंथैल्पी चेंज बोला जाता है। तो सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए आपने पढ़ा है mc डेल्टा टी, ms डेल्टा टी उतनी हीट लगती है, या लिक्विड से अगर सॉलिड में आना है तो कितनी हीट निकाली जाएगी, वो सब आपको पता है। तो ये टेम्परेचर सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए वो कौन से टेम्परेचर पे था, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यानी मेल्टिंग पॉइंट पे होगा, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन निकाला जाता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आ रहा है? व्हाट इज एंथैल्पी? इट इज अ हीट गिवन और टेकन। ये एंथैल्पी के बारे में अलग हम पूरा थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पर आपको पता है जैसे मान लीजिए कि सॉलिड से लिक्विड आने के लिए ms डेल्टा टी आपने हीट में पढ़ा हुआ है कि इतनी हीट लगती है उस प्रोसेस को कंप्लीट। व्हाट इज एंथैल्पी? इट इज द एनर्जी गिवन और टेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो दैट इज एंथैल्पी। सेकेंड है, नेक्स्ट हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सेम मान लीजिए A क्या था, लिक्विड में था, हमने क्या किया, उसको B गैस में कन्वर्ट कर दिया, ये क्या हो गया, वेपराइजेशन, वेपर में कन्वर्ट हो गया तो वेपराइजेशन। तो सेम वे में इसको कैसे लिखा जाता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, अपॉन
बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद मान लीजिए कि नेक्स्ट हो गया कुछ होंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, ए सॉलिड से सीधा सीधा बी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आता है, तो एंट्रोपी सब्लिमेशन लिखा जाएगा एंथैल्पी सब्लिमेशन अपॉन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। उसके बाद आता है ट्रांजिशन चेंज। इसमें ट्रांजिशन जैसे एलोट्रोपिक ट्रांजिशन बोलेंगे। एलोट्रोपिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए डायमंड है, डायमंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राफाइट में। तो ये क्या है, एलोट्रोपिक चेंज है। तो इसको भी क्या लिखा जाता है, एंट्रोपी ट्रांजिशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ट्रांजिशन। और एक कौन से टेम्परेचर पे होगा, वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर नीचे आएगा। तो ये एंट्रोपी का सेकेंड पार्ट है। पहला हमने क्या निकाला कि कोई भी रिएक्शन होता है उसका एंट्रोपी निकाला। अभी फेज चेंज हो तो उसका एंट्रोपी इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो आप स्क्रीन पॉज करके लिख लें, धीरे धीरे हम सम्स की तरफ बढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए, अगर फॉर अ रिएक्शन अगर हमको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है तो एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, ये क्या होता है, समेशन एस ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस, ये मान लीजिए कोई रिएक्शन है, समेशन एस ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई रिएक्शन दी गई है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो ये एंट्रोपी सबकी दी गई है, ये आपको दी जाएगी। चेंज इन एंट्रोपी बोलेंगे तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है, तो चेंज इन एंट्रोपी लिखा जाएगा समीशन एस प्रोडक्ट्स माइनस समीशन एस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में 2NH3 है और NH3 का कितना है 450, तो 2 × 450 माइनस रिएक्टेंट्स में एक N2 है और 3H2 है। समझ में आ रहा है, एक N2 है और 3H2 है। तो ये लिखा जाएगा 900 माइनस 400 प्लस 1050। तो ये जो आएगा 900 माइनस ये 1450 हो जाएगा। तो ये सिस्टम की एंट्रोपी चेंज कितनी होगी, 900 माइनस 450 यानी माइनस 550 जूल होगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन का। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताया है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज निकालने का। आप स्क्रीन पॉज करके लिख लें। देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, अभी तक हमने सीखा है कि डेल्टा एस सिस्टम का कैसे निकालना है। डेल्टा एस सिस्टम का आपके पास पूरा फॉर्मूला है। फिर डेल्टा एस जो सराउंडिंग होता है, डेल्टा एस सराउंडिंग जो होता है वो होता है Q अपॉन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। Q ऑफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। देखिए, और उसमें क्या है, इसमें भी दो केसेस है। पहला केस है अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो आपको पता है डेल्टा एस टोटल 0 होता है। डेल्टा एस टोटल क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें क्या होता है, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सिस्टम। ये तो सीधा सीधा निकल आ सकता है, ठीक है। और उसके अब बी पॉइंट है इरिवर्सिबल होगा, तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसमें डेल्टा एस सिस्टम का तो आपके पास फॉर्मूला है, सराउंडिंग में ये फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू Q अपॉन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। समझ में आ रहा है? यहां पर देखिए एक सम है 2 मोल आइडियल गैस, तो N कितना है, 2 मोल है। आइडियल गैस इज एक्सपांडेड फ्रॉम 5 एटमॉस्फेयर टू 2 एटमॉस्फेयर। तो P1 कितना है, 5 एटमॉस्फेयर इनिशियल। फाइनल कितना है, P2
2 एटमॉस्फेयर है, समझ में आ रहा है, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, यानी P एक्सटर्नल कितना है 1 एटमॉस्फेयर है, इजंट इट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोल रहा है, तो टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है। कैलकुलेट डेल्टा एस सिस्टम, देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट बोला है यानी ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो एक्चुअली जो सिस्टम डेल्टा एस सिस्टम आता है आपको पता होगा कि पूरा फॉर्मूला वो कैसे लिखा जाता है, NCP log ऑफ T2 अपॉन T1 प्लस NR log ऑफ P1 अपॉन P2, ऐसा लिखा जाएगा। पर क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है ये वाला टर्म आइसोथर्मल के लिए कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एस सिस्टम कैसे लिखा जाएगा, N 2 मोल है, R पता है आपको 8.314 होगा, यहाँ R को RA लिखते हैं, log P1 कितना है, P1 5 है, तो 5 अपॉन 2 यानी ये क्या होगा 2R log 2.5, ठीक है, टू द बेस E, ये सिस्टम का आ गया। अच्छा अभी देखिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कैसे पता चला, कभी भी कांस्टेंट प्रेशर हो, एक्सटर्नल एजेंट है ना, एक्सटर्नल एजेंट है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है 1 एटमॉस्फेयर का, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो Q निकालना है। अभी Q कैसे निकालेंगे, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग होगा Q अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर तो 300 केल्विन दिया है, Q कैसे निकालें, देखिए ये क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है आइसोथर्मल, तो डेल्टा U तो 0 होगा, समझ में आ रहा है, तो डेल्टा U फर्स्ट लॉ से U इक्वल टू Q प्लस W आता है आपको पता होगा, तो Q की जगह क्या होगा माइनस W, समझ में आ रहा है, Q की जगह क्या होगा, Q इक्वल टू माइनस W होगा। अच्छा W कैसे लिखते हैं, माइनस P dV, P यानी क्या, P एक्सटर्नल, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस P dV होगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, P एक्सटर्नल dV कांस्टेंट प्रेशर होता है तो लिखा जाता है V2 माइनस V1। अच्छा V2 माइनस V1 तो है नहीं, पर मुझे पता है कि PV इक्वल टू nRT होता है, अगर N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी, समझ में आ रहा है, तो V क्या लिखा जाएगा nRT अपॉन P, बराबर है ना, तो V2 P एक्सटर्नल तो 1 एटमॉस्फेयर है, V2 क्या लिखा जाएगा nRT अपॉन P2 माइनस nRT अपॉन P1, समझ में आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो nRT दोनों सब में कांस्टेंट है, n कितना है 2, R में ऐसे लिखता हूं ये 300 केल्विन है, तो 2 इंटू 300 तो 600 R बाहर आ जाएगा, 600 R क्या आ जाएगा, N2 है, R पता नहीं है, T टेम्परेचर 300 है, तो 2 इंटू 300 600 R बाहर आ गया, 1 अपॉन P2, P2 कितना है 2 एटमॉस्फेयर, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 1 था, तो ये क्या आ जाएगा 600 R 5 माइनस 2 अपॉन 10, तो 0 ने 0 को मार दिया, 5 2 जा, ये मेरे को लग रहा है 90 नहीं, 5 2 जा 5 माइनस 2 360 180 R आ जाएगा, ठीक है, तो ये सराउंडिंग का आ गया, और ये क्या है ऑलरेडी सिस्टम का हमको पता है, ये सराउंडिंग का आ गया, और एस टोटल आएगा, तो दोनों का एडिशन आ जाएगा। ये आंसर्स R में ही दिए जाएंगे, या तो R की वैल्यू आप 8 जूल में दिया जाए तो 8.3 ले सकते हो, या कैलोरी में 2 कैलोरी ले सकते हो, तो वैसे भी कर सकते हो, पर ये प्रोसेस है निकालने का डेल्टा एस टोटल, तो इस सिस्टम का अलग से निकाला हमने, सराउंडिंग का अलग से निकाला, इसमें समझ में आना चाहिए कि क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल की ही सभी चीजें
यूज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर थोड़ा और पी एक्सटर्नल है, पी एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल एजेंट प्रेजेंट है यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ पर ये आप क्या कर सकते हैं, पूरा सम कॉपी डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमने देखिए आइसोथर्मल के बारे में बात किया है, हमने क्या किया है, आइसोबारिक के बारे में बात किया, आइसोकोरिक के बारे में बात किया है। पर मान लीजिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस आपको पता है कि देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी क्या होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होता है, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर जो Q होता है, Q 0 होता है। ये Q क्या होता है, ये Q सराउंडिंग का होता है, Q सराउंडिंग 0 हो जाता है। अगर Q सराउंडिंग 0 होता है तो मैंने अभी आपको बताया कि S सराउंडिंग क्या होता है, Q सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। पर यही 0 हो गया तो पूरा डेल्टा एस सराउंडिंग 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा एस सराउंडिंग 0 हो गया तो रिवर्सिबल में आपको पता होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल 0 होता है। दैट मीन्स एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग होता है, इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग होता है। सही है, पर सराउंडिंग तो ऑलरेडी 0 है तो सिस्टम भी 0 होता है। यानी एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस आए तो देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी आइदर इन सिस्टम, इन सराउंडिंग और इन टोटल। पर इरिवर्सिबल आए तो इरिवर्सिबल में आपको पता है कि डेल्टा एस टोटल क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। उसमें डेल्टा एस जो सराउंडिंग का है वो तो ऑलरेडी 0 आ चुका है। अगर सराउंडिंग का ऑलरेडी 0 आ जा चुका है तो डेल्टा एस सिस्टम का क्या आ जाएगा, वो तो एज इट इज फॉर्मूला से आपको मिल जाता है। जो भी मिलेगा NCP T2 माइनस T1 सब कुछ चेंज होता है, तो दोनों वाले फॉर्मूलाज आ जाएंगे सिस्टम के। तो डेल्टा एस टोटल यहां पर क्या होगा, इट इज डेल्टा एस सिस्टम। समझ में आ रहा है। तो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके ये भी लिख लें एक बार।